गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हमारा थ्योरी सेक्शन से महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक संस्कृति का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, उसके निर्धारित तत्वों तथा उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र किस प्रकार से आपस में संबंधित है, उसके संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण विचार हैं वो हम स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा हमेशा इस बात पर बल देती है कि जनता के मूल्य, विश्वास और कुशलता का राजनीति पर सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब जो पॉलिटिकल कल्चर अर्थात राजनीतिक संस्कृति का जो एक अवधारणा है, जो थ्योरी है, वो इस बात पर बल देती है कि जनता के जो मूल्य हैं, जनता की जो वैल्यूज हैं, विश्वास हैं और जो उनकी कुशलता अर्थात स्किल है, वो राजनीति पर सामान्य रूप से किस प्रकार से प्रभावित करती है, उस पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। विशेष करके इस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमारी जो इच्छा, हमारे जो व्यवहार, हमारे जो मूल्य, हमारे जो विश्वास है, वो किस प्रकार से लोकतंत्र से और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? एक समाज में संस्कृति, व्यवहार, मूल्य, ज्ञान की व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। मतलब हमारे समाज, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, वो किस प्रकार से है कि उस सामाजिक संस्कृति के जो व्यवहार में रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य या ज्ञान है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होती रहती हैं, दादा से पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से फिर उसके पुत्र में, इस प्रकार से। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, उसी प्रकार से कई अन्य उपागमों की तरह हम देखते हैं कि 1950-60 के दशक में इस प्रकार के जो उपागम उभरे और इस पर जो यूरोपीय केंद्रवादी धारणा का जो प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, इसके अंतर्गत विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उसके स्थायित्व और अस्थायित्व कारणों की खोज राजनीतिक संस्कृति उपागम द्वारा करना शुरू किया। मतलब आप समझिए कि जिस प्रकार का वर्तमान में लोकतंत्र का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मूल रूप से ये तीसरी दुनिया के देशों में ऐसा नहीं था। वहाँ पर ये लंबे समय से तो उपनिवेश रहे हुए और उससे पहले जो राजतंत्र था या फिर और जिस प्रकार के जो अलग अलग शासन व्यवस्था थी वो थी, लेकिन लोकतंत्र का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो व्यवस्था है, वो उस प्रकार की थी नहीं। तो अब ये हुआ ही है कि 1950-60 के दशक में जब ये स्वतंत्र हुए, तो ये जो लोकतांत्रिक ढांचा है, वो उस देश के लोग किस प्रकार से उसको आत्मसात कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको व्यवहार में ला रहे हैं, उसके प्रति विश्वास जता रहे हैं, ये सब कुछ हमें एक इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था में समझना है। ठीक है, अर्थात ये जो विचारक हैं वो अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उसके स्थायित्व और अस्थायित्व कारणों की खोज राजनीतिक संस्कृति उपागम के माध्यम से कर रहे हैं। विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी पूर्व शर्तों के मध्य जो समझने की चेष्टा की गई है, इस संबंध में विचार करना चाहिए। ये भी और जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में उदार लोकतांत्रिक संस्था सुरक्षित रही, जबकि जर्मनी, स्पेन, इटली में संवैधानिक ढांचे पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। मतलब आप देखिए, दोनों विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 और 1939 से 45, इस दौरान अपन देखते हैं कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उदार लोकतंत्र था और जो संस्थाएं थी वो तो सुरक्षित रही, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जर्मनी में, स्पेन में, इटली में जो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, जो तानाशाही थी, जो नाजीवाद थी, जो अपने फांसीवाद थी, वो सभी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि लोग उससे सहमति नहीं थे, लोग उस पर अपनी मूल्यों को स्थापित नहीं कर पाए, उसको आत्मसात नहीं कर पाए। जबकि जो ब्रिटेन और यूरोप में, जो अमेरिका में जो थी व्यवस्था, वो उदार थी, लोकतंत्र थे, तो उसमें जुड़े हुए थे और उसके साथ विश्वास बना हुआ। तो ये समझ सकते हैं ये सब क्यों इस प्रकार का परिवर्तन हुआ, कारण लोगों की राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, आप देखिए कि इटली, जर्मनी के अनुभवों से इस तथ्य को निरर्थक साबित कर दिया कि जहाँ संवैधानिक ढांचे होंगे वहाँ धीरे धीरे उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना मददगार होंगे। 1950-60 के दशक में तीसरी दुनिया के नवोदित देशों में संवैधानिक ढांचों का पतन इस बात का उदाहरण था कि लोकतांत्रिक प्रणाली मात्र उचित उपयुक्त सामाजिक परिवेश में ही पनप सकती है। इस सामाजिक परिवेश को राजनीतिक संस्कृति द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। मतलब आप देखेंगे 1950-60 के दशक में तीसरी दुनिया के जो देश स्वतंत्र हुए, तो वहाँ स्वतंत्र हुए तो कुछ देशों में पनप सके, लेकिन कुछ देशों में उनका पतन हो गया। पतन जो हो गया, वहाँ पे वो उपयुक्त ढंग की राजनीतिक संस्कृति विकसित नहीं हो पाई, और जहाँ पे पनप गए वहाँ पे उपयुक्त ढंग की राजनीतिक संस्कृति विकसित हो पाई, जैसे हमारे भारत में।
हमारे भारत में राजनीतिक संस्कृति धीरे धीरे बिल्कुल विकसित होती गई, समझ बढ़ती गई, उसके प्रति जागरूकता बढ़ती गई, उसके साथ विश्वास बढ़ता गया। लेकिन पड़ोस में पाकिस्तान में नजर डालो तो वहाँ बिल्कुल ऐसा हो नहीं पाया। इस प्रकार क्या है कि लोकतंत्र की स्थिरता के लिए जब तक जिन संस्थागत और सामाजिक आर्थिक तत्वों को पर्याप्त माना जाता था वे अपूर्ण सिद्ध हुए। इस कारण राजनीतिक संस्कृति उपागम एक नवीन दृष्टिकोण के साथ सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन का एक केंद्रीय बिंदु बनाते हुए राजनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण जो अनुभविक अनुसंधान किया वो ग्रेविल आमंड और सिडनी बर्बा ने 1963 में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कई बार आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, इसमें जो अपनी रचना लिखी इसमें उन्होंने पूरा प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मैक्सिको लोकतंत्र की स्थिरता अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का पूरा विश्लेषण किया था। और विशेष रूप से एक और ब्रिटेन, अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया था और वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृति में अंतर का भी खुलासा किया था। आमंड वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान अर्थात समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में या अपने राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने आप को कहाँ रखता है। अन्य शब्दों में एक व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षा रखता है, उसके संचालन में अपनी क्या भूमिका समझता है, अर्थात सरकार के सामने अपने आप को विवश महसूस करता है, अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, न्याय प्राप्त के लिए आशा रखता है, क्या वो ये समझता है कि शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, सार रूप में व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक कार्रवाई के प्रति किस प्रकार का है। ये सब हम राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से ही समझ सकते हैं और उसको अच्छे ढंग से मतलब अनुभव भी कर सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति उसमें उपयुक्त ढंग की पाई जाती है। ठीक है, अब उसको राजनीतिक संस्कृति के अलग अलग प्रकार बांटे हैं कि किस प्रकार के हमें राजनीतिक संस्कृति परिलक्षित होती है। तो देखिए, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार और अनुभविक आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की है। ये सभी राजनीतिक संस्कृति में विभिन्न आयामों को समझने के लिए हमारी मदद करते हैं। और ये जो इसके जो प्रकार हैं वो हैं अभिजन संस्कृति और जनसाधारण की संस्कृति। अभिजन संस्कृति वो होते हैं जो हमेशा सरकार के इर्द गिर्द रहते हैं, सरकार बनाने में, सरकार संचालन में, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्णय प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक होते हैं जनसाधारण जो बिल्कुल उससे दूर रहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं। लेकिन आमंड और वर्बा ने जो की हैं वो 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। एक एक करके हम समझते हैं। पहला है आंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। आंग्लो अमेरिकी, इसमें आप देखेंगे कि ब्रिटेन और अमेरिका में जैसे जो भी राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है तो किस प्रकार की है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि इन देशों में सामंजस्यकारी है, उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। स्पष्ट हो गया। दूसरी है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें हम फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप संस्कृति और परिणामस्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं। ये उन्होंने फ्रांस, जर्मनी के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट प्रकट किया। तीसरी है गैर पश्चिमी और पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। एशिया और अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहाँ औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी नवजात और अल्प विकसित अवस्था में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, जो एशिया अफ्रीका के देश हैं, जो पूर्व उपनिवेश थे लेकिन वहाँ भी औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी बिल्कुल नवजात शिशु की तरह हैं, अल्प विकसित अवस्था में हैं और अभी उस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है। और चौथी है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, जो प्राय अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी, अलोकतांत्रिक, तानाशाही और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो इस प्रकार की हैं जहाँ विपक्ष और विरोध की बिल्कुल संभावना नहीं होती। एशिया अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही और चीन और उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देश भी इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं, जो प्राय सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था में शुमार किए जाते हैं। हो गई बात। ये 4 प्रकार से आमंड ने इनको विभाजित किया है राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर। स्पष्ट हो गया। आपको याद रखना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इन स्थानों की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में अंतर्सात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फाइनर जो हमारे विचारक हैं ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर उनको विभाजित किया है। तो एक है परिपक्व, विकसित, निम्न और न्यून स्तरीय राजनीतिक संस्कृति की चर्चा की है। ठीक है। परिपक्व में सैन्य शक्ति की भूमिका न्यून होगी, बाकियों में क्रमशः सैन्य भूमिका बढ़ती जाएगी। परिपक्व में जिसमें किसी प्रकार की सैन्य हस्तक्षेप नहीं होता, शेष जो भी हैं जिसमें अपन समझते हैं कि विकसित, निम्न और न्यून स्तरीय राजनीति, वहाँ पर सैन्य भूमिका बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से वाइसमैन ने भी 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियों का भी उल्लेख किया है, जिसमें संकुचित, पराधीन और सहभागी।
ठीक है। 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृति में संकुचित पराधीन सहभागी और संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति को उन्होंने वर्गीकरण किया। ये थी वाइसमैन के अनुसार। उक्त वर्गीकरण राजनीतिक व्यवस्था में जन भागीदारों की दशा को संकेत करता है। इस प्रकार मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर जन संस्कृति अभिजनवादी संस्कृति का भेद किया जाता है। सामान्यतः जन संस्कृति की अपेक्षा अभिजनवादी संस्कृति से भिन्न होती है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती क्योंकि सामाजिक परिवेश और राजनीतिक व्यवस्थाएं वह स्वयं स्थिर नहीं होती है। राजनीतिक संस्कृति में ही राजनीतिक व्यवस्थाओं का राजनीतिक व्यवहार और तदनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिरता तय होती है। ठीक है। अब भारत में 1990 के पूर्व उसके पश्चात की राजनीतिक संस्कृति में भी काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ठीक है। ये हो गया अपने राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों के संबंध में विस्तृत बात है। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण, संस्कृति अभी पढ़ रहे हैं और सामाजिकरण पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। दोनों में किस प्रकार का संबंध है, दोनों में किस प्रकार का अंतर है। देखिए, आमंड वर्बा के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करना है तो राजनीतिक सामाजिकरण को भी उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें प्रक्रिया तय होता है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी लाया जा सकता है। राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों और मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। यानी इन सबको को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? राजनीतिक सामाजिकरण करता है। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण जैसे कि व्यक्ति का परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, लोक संचार, हित समूह, राजनीतिक दल सभी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन सभी के माध्यम से ही ये आगे तक बढ़ता है, उसके बारे में परिपक्वता बढ़ती है। राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं, विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचालित करता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए ढांचों में ढल जाएं, परंतु इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता अवश्य बनी रहती है। साथ ही राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को झेलने में सहनशक्ति विकसित कर लेती है। साधारणतः राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, लेकिन यह किसी भी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों में बंटी हो तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता अनुसार ढालना अपरिहार्य होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से निकट रूप से जुड़ी हुई है। अब राजनीतिक संस्कृति का आखिर महत्व क्यों, इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? तो आमंड वर्बा ये मानते हैं कि इस उपागम को विकसित किया है जिसने राजनीतिक संस्कृति के संबंध में। तो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन शुरुआत हुई है तब से राजनीतिक प्रणाली और संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और स्थिरता कानून को विशेष ध्यान देने लगा। मतलब जब से राजनीतिक विज्ञान में इस राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन किया जाने लगा तब से विद्यार्थी यूँ समझें कि राजनीतिक प्रणाली और संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और अस्थिरता क्यों होती है, क्या कारण है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। वर्तमान समय में इसके महत्व बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके कई लाभ हैं। जैसे राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ता का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्था न रहकर राजनीतिक समाज बन गया कि हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर का जो कंसेप्ट है इसमें जो अध्ययनकर्ता जो स्टडी करते हैं उसका केंद्र बिंदु औपचारिक संस्था नहीं बल्कि हमारा राजनीतिक समाज हो गया है। दूसरी ओर इस अवधारणा में राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में राजनीतिक मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को विवस्त करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया। मतलब एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि इस अवधारणा ने राजनीतिक शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश राजनीतिक शास्त्र का विकास किया है। इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेक लाने का प्रयत्न किया है, इसलिए भी जरूरी है। राजनीतिक संस्कृति उपागम में ये बताने का प्रयास किया है कि क्यों विविध राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशा ग्रहण करते हैं। अतः इस उपागम को राजनीतिक शास्त्र सूक्ष्म और व्यष्टि उपागमों को मिलाने में एक माध्यम से एक प्रकार का संपन्न समाजशास्त्र भी बन गया। इसलिए इन सभी कारणों से इसका अध्ययन करना बेहद जरूरी हो गया है। निष्कर्ष के तौर पर हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा है। जब से आमंड वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना प्रस्तुत की है तब से इसकी ओर बिना दृष्टि डाले किसी भी देश की राजनीति और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है तो उसको कितनी परिपक्व है, उसमें कितनी सफलता असफलता है, ये सभी का एवोल्यूशन और एक देश की व्यवस्था के दूसरे देश की व्यवस्था के साथ अपन कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले अगर ये कंपेयर करना हो तो सबसे पहले राजनीतिक कल्चर को देखते हैं, समझते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार की उस देश में राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है और विकसित हैं, अल्प विकसित हैं, बिल्कुल न्यूनातिक हैं, किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति वहाँ विद्यमान है,
इन सभी का हम अध्ययन करके ये बात स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ इस देश में इस प्रकार की ये जो राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। तो अतः कह सकते हैं कि वर्तमान में किसी भी लोकतांत्रिक संस्था का अध्ययन की सफलता असफलता उसकी राजनीतिक संस्कृति पर इफेक्ट करता है।